जी कल आपको सवाल दिया था एक, आइए जरा उस पर। पेज नंबर क्या था सवाल का? जी पेज 585, पेज 585। जी कितने लोगों ने सवाल किया हुआ? बस 3 लोगों ने सवाल किया हुआ। आइए सवाल पे। Zamel Industries produces and markets and industrial products Zeta. ZI uses standard absorption costing system. तो जब absorption costing की बात आती है तो इसका मतलब है कि इसमें fixed FH आपको कंसिडर करने हैं। ओके, द ब्रेकअप ऑफ Zeta स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट इज एज अंडर। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट का डाटा आपको दिया गया है। एक यूनिट के अंदर मटेरियल एक्स जो है वो 1 kg लगता है और 1 kg की कीमत है 160। जी जो है वो 2 kg लगता है और 2 kg की कीमत है 210। याद रखिए 210 2 kg की कीमत है, 1 kg के लिए आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। डायरेक्ट लेबर 0.8 आवर्स लगेंगे 200 के, और याद रखिएगा ये 200 पर आर नहीं है, ये 200.8 का डाटा है। ओके, 1 आवर के लिए आपको शायद डिवाइड बाय 0.8 करना पड़ेगा। ओवरहेड्स हैं जी 0.8 आवर्स 180 के, और ये भी 0.8 आवर्स की वैल्यू है। आपको अगर 1 आवर की निकालनी है तो डिवाइड बाय 0.8 करना पड़ेगा। प्रोडक्शन ऑफ जीटा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 16 वाज बजटेड एट 15,000 यूनिट्स। हमने सोचा था कि अगस्त के महीने में जीटा के 15,000 यूनिट्स हम बना लेंगे। इंफॉर्मेशन परटेनिंग टू प्रोडक्शन ऑफ जीटा फॉर अगस्त 16 इज अंडर। एक्चुअल डाटा आपको देने लगा है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। ठीक है जी, IS2 का रूल है। कॉस्ट इज डिटरमिन्ड अंडर FIFO मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉस्ट जो है वो हम FIFO मेथड के तहत कैलकुलेट करते हैं। स्टॉक कार्ड्स ऑफ मटेरियल एक्स एंड जी आर रिप्रोड्यूस बिलो। एक्चुअल डाटा है। एक्स में उसने बता दिया जी ओपनिंग 9,000 पड़ा था 150 के हिसाब से, परचेजेस 17,000 की 148 के हिसाब से, और जो प्रोडक्शन में इश्यूज हुए वो 16,000 इश्यूज हुए। इसी तरीके से जी का भी आपको डाटा दिया गया है। आगे डाटा है जी लेबर का, ओवरहेड्स का, वो बाद में देखते हैं। पॉइंट 4 पे आइए। एक्चुअल सेल्स ऑफ जीटा फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 16 वर 12,000 यूनिट्स। उसने आपको सेल्स बता दी। ओपनिंग एंड क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री ऑफ जीटा वाज 5,000 एंड 8,500 रिस्पेक्टिवली। ओपनिंग और क्लोजिंग डाटा भी उसने आपको दे दिया है, और कंप्यूट करने को कहा है प्राइस, मिक्स और यील्ड वेरिएंस, लेबर वेरिएंस। ओके, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि हमें जो चीज़ें सवाल में चाहिए होती हैं मिक्स और यील्ड वेरिएंस में, वो क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। पहले रेट की बात करते हैं। एक्चुअल रेट और स्टैंडर्ड रेट चाहिए होते हैं। ओके, स्टैंडर्ड रेट तो उसने सवाल में दिए हुए हैं। कितने हैं जी? 160 पर केजी है एक्स, और 210 2 kg का है, तो 1 kg का 105 होगा। तो ये तो हमारे पास पर केजी रेट्स हैं। एक्चुअल रेट्स नहीं है। एक्चुअल रेट्स 2-3 तरह के हैं, 150, 148, 120, 122, 122, 125। तो अब करना क्या पड़ेगा इसमें, देखिए जरा बात को समझिएगा। हम जो कॉलम बनाते हैं उस कॉलम में आता है जी क्वांटिटी, रेट और अमाउंट। हमारा जो वेरिएंस है वो अमाउंट्स के टोटल से निकलता है। 4 - 1 अगर करेंगे तो 4 के कॉलम का टोटल और 1 के कॉलम का टोटल माइनस, तो इसका मतलब है हमारे से रेलेवेंट ये अमाउंट है। ओके, हमें असल में ये अमाउंट चाहिए। यहां पे जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो कौन से वाली होती है? एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड होगी या कंज्यूम्ड होगी? यहां पे हमेशा कंज्यूम्ड होगी, जो इस्तेमाल हुई। तभी तो मिक्स और यील्ड की बात हो रही है ना, जो इस्तेमाल हुई उसी में से मिक्स और यील्ड की बात होगी ना, परचेज की तो बात नहीं होगी। तो यहां पे हमेशा वो क्वांटिटी लेनी है जो कि कंज्यूम हुई, और वो परचेज नहीं होगी, वो इश्यूज होगी। तो इसका मतलब यह है कि जो 16,000 और 29,000 है, असल में ये क्वांटिटीज हैं जो कि हमने यहां पर लिखनी है इस तरीके से, 16,000 और 29,000। तो ये बात पहले ज़हन में बैठा लें कि यहां पे परचेज की क्वांटिटी नहीं आएगी, यहां पे इशुएंसेस की क्वांटिटी आएगी, वो क्वांटिटी जो इस्तेमाल हो गई हमारे इस प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। बात समझ आई? ओके, अगली बात ये कि अब यहां पर हम रेट क्या लें, क्योंकि रेट जो है वो 150, 148, 120, 22, 25 डिफरेंट रेट्स हैं। भाई उसने FIFO कहा है कि FIFO इस्तेमाल कर लो, तो भाई हमें रेट ना भी चाहिए, ना भी मिले ना, हमें तो असल में अमाउंट से गर्ज है, क्योंकि वेरिएंस तो अमाउंट से निकलना है। तो अगर अमाउंट मिल जाती है तो रेट हमारी तरफ से जहां मर्जी जाए,
रेट की जरूरत नहीं है, हमें ये अमाउंट चाहिए, वो बगैर रेट के भी अगर निकल जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अब 9,150 के हिसाब से इस्तेमाल हुए होंगे, 9,150 के हिसाब से इस्तेमाल हुए होंगे, और बाकी के जो 7,000 बचे वो 148 वाले इस्तेमाल हुए होंगे। बताइए क्या आंसर आते हैं इनके? इसका क्या आंसर आता है? 10,50,000, सॉरी 1,350,000, ये बताइए 1,036,000, इनका टोटल बता दीजिए। 2,386, ये 16,000 की कॉस्ट आ गई। तो क्या अगर मैं यहां पर 2386 लिख दूं तो आपका मकसद पूरा नहीं हो जाएगा? आपने रेट को क्या करना है? रेट का तो आपने कुछ नहीं करना, असल में तो आपने इसको रेट से मल्टीप्लाई करके ये निकालना था ना, आपकी मंजिल तो ये थी, तो वो आपको मिल तो गई है, अब आपने रेट का क्या करना है? तो इसका मतलब ये है कि अगर बहुत दिल कर रहा है तो डिवाइड करके रेट निकालना है, लेकिन वो बिल्कुल एक यूजलेस सी चीज होगी जिसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपने कौन सा उसको रेट से मल्टीप्लाई करके ये निकाला है? आपने तो वैल्यू निकाली और वैल्यू ऐसे निकाली है। तो ठीक है, हमें एक्चुअल कॉस्ट चाहिए थी ना, एक्चुअल कॉस्ट हमें मिल गई, और जो हमारी पॉलिसी थी फाइफो की बेस पे, अब तुमने फाइफो की बेस पे कॉस्ट निकाल ली, तो बस ठीक है, इतनी बात काफी है। रेट बहुत दिल कर रहा है निकालने का, टेबल खाली खाली लग रहा है, डिवाइड करके निकाल ले, लेकिन वो किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। ठीक होगी बात? जैसे घर वाले आपको बोलते हैं ना, वो बिल्कुल किसी काम का नहीं है। ओके, यूजलेस, नॉट पर्सनल अटैक्स, वैसे ही मैं तो बात कर रहा था ताकि बात समझ आ जाए आपको कि कितना यूजलेस होगा ये। ओके ठीक है जी, बात समझ आ गई। इसी तरीके से क्या हम जी को भी यूज कर सकते हैं? इसी तरीके से हम जी को भी इस्तेमाल करके तो ये सवाल कर लेंगे। अब मेरे ख्याल में इस सवाल के अंदर और कोई भी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अभी हमने पूरा सवाल बोर्ड पे करना है, लेकिन इस पॉइंट के अलावा इस सवाल में और कोई मुश्किल बात नहीं थी, पूरा सवाल बिल्कुल नॉर्मल वाला सवाल था। ठीक होगी बात? बस कुछ लोग मेरे जैसे थे ना, उनको मुश्किल लग रहा था। बात समझ आ गई? चलें जी, अब हमें निकालना है प्राइस मिक्स और यील्ड वेरिएंस। इसके लिए टेबल बनाना होता है, रेट एफिशिएंसी के फॉर्मूलाज हैं, और बी तो फिर बाद में देखते हैं। तो यार फॉर्मेट, वो टेबल बनाना है बस सामने। हाँ जी, 4 वाला। तुम बैठे रहो उधर, क्लास में तुम आते नहीं हो। समीर कैमरा बंद कर दो, जल्दी से बना ले, उधर थोड़ा उधर। एक बात तो हमें पता लग गई कि क्वांटिटीज हमने हमेशा वो यूज करनी होती हैं जो कि कंज्यूम्ड होती हैं, परचेज क्वांटिटी का कोई ताल्लुक नहीं होता इसके साथ। तो 16 और 29,000, तो ये बन गया जी 16,000, 16,000 एंड 29,000, टोटल 45 हो गया, 45,000। जी अब वर्किंग कर लेते हैं जी। जो वैल्यूज हमें चाहिए पहले कॉलम की, वो एक्चुअल वर्किंग होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। जी एक्स के 9,000 इस्तेमाल हुए होंगे 150 पे, और बकाया जो 7,000 है वो इस्तेमाल हुए होंगे 148 पे, और इसकी वैल्यूज हमने लिखी थी 1350 और 1036, और टोटल वैल्यू हो गई थी इसकी 2386, और ये टोटल बन गया था 16,000। तो ये 2386 हमारे पास वर्किंग 1 से आ गया। इसका रेट निकालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वैसे निकालना तो एवरेज निकाल लें, फायदा उसका कोई भी नहीं होगा। ओके चलें जी आगे। ओके उसके बाद यही काम हमने जी के लिए भी करना है। एक्चुअल कॉस्ट जी, सेम वही प्रोसीजर भाई। कितनी क्वांटिटी है भाई यहां पर? हमें 29 चाहिए, 4,000 ओपनिंग का इस्तेमाल हुआ होगा 120 पे। अब भाई 8,000 आया था और 2,000 चला गया, तो क्या मैं यहां पे 122 वाला 6,000 लूं कि 8,000 लूं? 6,000 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2,000 तो वापस हो गया, वो तो इस्तेमाल हुआ ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम 122 लेंगे 6,000 वाला, 122, और बाकी कितने बच गए 29 में से? 19,000 हम लेंगे 125 के हिसाब से। जी कैलकुलेट करवा दीजिए प्लीज। 4,80,000, 7,32,000, 23,75,000। जी टोटल बताइए। 3587
और ये बताइए 29,000। ओके, तो ये 3587,000 वर्किंग टू से टोटल कितना हो गया? 5973,000 5973,000। उसके बाद सेकंड कॉलम में क्वांटिटी सेम रहती है एक्चुअल 16,000 29,000 टोटल 45,000। स्टैंडर्ड रेट हमारे पास मौजूद है भाई, एक्स का कितना है 160 160 और इसका 210 है भाई। 210 तो 2 kg का है, हमें तो पर kg चाहिए तो 105। जी बताइए 25,60,000 3045,000 कितना? 26010 बोल रहा है 5605 56,05,000। ओके 56,05,000। ओके जी, थर्ड कॉलम पे आइए। थर्ड कॉलम पे आपको पता है कि एक्चुअल क्वांटिटी हमारी सेम होती है टोटल में, लेकिन जो यहां पर हम प्रोपोर्शन लेते हैं वो स्टैंडर्ड वाली लेते हैं। अब स्टैंडर्ड वाली प्रोपोर्शन क्या है भाई, बोलिए? 1 यूनिट एक्स का लगेगा, 2 इसके लगेंगे तो 3 होगा, लॉस कुछ भी नहीं है और 3, कुछ ऐसी बात है, कुछ ऐसी बात है। ओके, तो वैसे ये मैंने ना थोड़ा सा गलत बनाया, ये अभी गलत है, अभी आपको समझाऊंगा ये गलत क्यों है। वैसे ये गलत है, एक्स का 1 यूनिट लगता है तो जी के 2 यूनिट्स लगते हैं, यानी 1:2 की प्रोपोर्शन है। ऐसे ही है, यानी कि जो चीज भी होगी उसके 3 हिस्से होंगे। ऐसे ही है, 45,000 यूनिट्स के 3 हिस्से होंगे, इसमें से एक हिस्सा एक्स का होगा और इसमें से 2 हिस्से किसके होंगे? जी के होंगे। कैसे ही है? ओके, तो बताइए एक्चुअल अगर क्वांटिटी मेरी 45,000 इस्तेमाल हुई है तो 3 हिस्से करने के बाद एक हिस्सा किसका निकल आया? एक्स का, और 30,000 निकल आया जी का। तो ये 15,000 और 30,000। तो एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया। एक्चुअल क्वांटिटी 45,000 थी और स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन कितनी थी? 1:2, तो 1:2 में इनको स्प्लिट कर दिया। रेट स्टैंडर्ड हमें पता है 160 और 105, मल्टीप्लाई करके बताएं। सॉरी 2.4 मिलियन, 24 लाख जे 3150,000 जी बोलिए 550,000 55 लाख और 50,000। ठीक है जी, ओके जी। फोर्थ कॉलम, ये फोर्थ कॉलम कैसे बनता था भाई जी? प्रोपोर्शन लगाते थे, किस तरीके से? एक यूनिट को बनाने के लिए एक चाहिए तो एक्चुअल प्रोडक्शन जो भी हुई है उसके लिए कितने चाहिए होंगे, यही काम करते थे कॉलम 4 में कि अगर एक यूनिट को बनाने के लिए इतने चाहिए तो एक्चुअल जो आउटपुट हुई है उसको बनाने के लिए कितने चाहिए होंगे, यही बात करते थे। अब यहां पे पहला सवाल यह है कि एक्चुअल प्रोडक्शन हुई कितनी है? 15,500। ये आप लोगों ने कैसे निकाला? ये बेसिकली पॉइंट नंबर 4 बताएगा। पॉइंट नंबर 4 बताएगा हमें ओपनिंग स्टॉक, इसमें ऐड कर दी जाती है प्रोडक्शन, लेस कर दी जाती है सेल्स, तो हमारे पास आता है क्लोजिंग स्टॉक। कैसे ही है? बोलने तो सही। ओपनिंग स्टॉक कितना है सवाल में? 5,000। प्रोडक्शन मौजूद नहीं है, सेल्स कितनी है? 12,000 और क्लोजिंग स्टॉक कितना है?
8500। तो क्या यहाँ से वर्क बैक करके हम प्रोडक्शन निकाल सकते हैं? तो बताइए प्रोडक्शन वर्क बैक अगर करेंगे तो कितनी बनेगी? 15,500 यूनिट्स। ये हमारी एक्चुअल प्रोडक्शन है भाई, इनटू ओके 15,500 यूनिट्स हमारी प्रोडक्शन है। यहां तक सब ठीक है। ओके अब क्या करते थे फोर्थ कॉलम में, स्टैंडर्ड के अंदर जो हमने क्या सवाल था वो जो पहले वाला सवाल किया था, वो सॉल्ट वाला, उसमें 600 सॉल्ट था, बाकी तमाम कुछ चीजें थी तो 2400 बनता था, 200 का लॉस था और 2200 की हमारे पास नेट आउटपुट थी। ये स्टैंडर्ड था, यानी 2200 की आउटपुट को बनाने के लिए 600 चाहिए। यही काम करते थे, एक को बनाने के लिए 600 और 2200, और जो सवाल में एक्चुअल आउटपुट थी, अब याद नहीं कितनी थी, 12,000 थी शायद, जो भी थी, डिवाइड बाय 2200 इंटू 12,000। यही काम करते थे। ओके अब यहां पर क्या करना है, यहां पर इस सवाल में शायद 12,000 की जगह हो जाएगा 15,500। कैसे ही है? ओके रह गया 600 और रह गया 2200। ये 600 अगर मैं एक्स की बात करूं तो 600 की जगह यहां पर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात समझ आती है? ये हो जाएगा 1। आउटपुट क्या 3 रखूं? अभी आपको बताया, ये मैंने गलत किया, अभी आपको बताया था सर ये 3 टोटल नहीं बनता, ये 3 टोटल नहीं बनता, ये 1 + 2 नहीं है, ये 3 टोटल नहीं बनता। ये एक यूनिट को बनाने के लिए उसने डाटा दिया हुआ है। इसका मतलब है कि एक एक्स और 2 जी बनाएंगे ना तो 3 नहीं हो जाएंगे, ये एक यूनिट ही बनेगा। उसने लिखा हुआ है सवाल में, अगर आप शुरू पे आ जाए तो उसने खुद लिखा हुआ है द ब्रेकअप ऑफ जीटा स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। तो एक यूनिट का डाटा है भाई ये, तो इसका मतलब है एक यूनिट के अंदर एक एक्स लग रहा है तो 2 जी लग रहे हैं, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो यूनिट एक ही है भाई, यूनिट 3 नहीं है। तो ये बात जेन से निकाल दें, ऐसा नहीं होता कि इन दोनों का टोटल होता है, ये आपको सवाल पढ़ के बताना पड़ता है कि ये एक यूनिट का डाटा है कि कितने यूनिट्स का डाटा है। बात समझ आ गई? तो भाई एक यूनिट एक्स का और 2 यूनिट जी के मिलाएंगे तो बनना एक ही यूनिट है। कुछ बात समझ आ गई? इसका मतलब है कि शायद यहां पर भी 1 है, लॉस तो है कोई नहीं, और यहां पर भी 1 है। बात समझ आई? तो इसका मतलब है अमाउंट इसका टोटल नहीं है, ये अमाउंट इसका टोटल नहीं है। बात समझ आई कुछ? ये असल में वो प्रोडक्शन है जो होनी चाहिए, एक एक्स का 2 जी के मिलाएंगे तो एक यूनिट बनेगा। कुछ बात समझ आ रही है? कुछ 30 40 50%। कुछ बात समझ आ रही है? मसला है आपको समझ नहीं आती, फिर बयानियों पर लेके जाना पड़ता है आपको। ओके सब अच्छा है? ओके बिरयानी पे आ जाए यार, तू खुश हो जा। 4 केजी चिकन डालेंगे, 8 केजी राइस डालेंगे तो देग एक ही बनेगी भाई। ठीक है, तो इसका मतलब है ये 12 देगे नहीं बन जाएंगी। बात समझ आई है? तो कुछ इस तरीके से उसने आपको डाटा दिया हुआ है, कुछ डाटा इस तरीके से दिया हुआ है, और यूं भी देखा जा सकता है कि उसने आपको आउटपुट यूनिट्स में दी हुई है और ये केजीज में है। तो 1 केजी और 2 केजी को मिलाकर ठीक है आउटपुट 3 केजी बनती होगी, लेकिन यूनिट एक ही है, यूनिट एक ही बनता है। तो वो यूनिट भी चूंकि चेंज हो रहा है, वहां से भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 केजी चिकन, 8 केजी राइस, एक देग, यूनिट चेंज हो गया भाई। ठीक है, जिसके आगे आप नाचते ओके ठीक है जी, बात समझ आ गई? सब क्लियर हो गया? तुम्हें भी क्लियर हो गया? चले जी, अब बताइए कि एक यूनिट को बनाने के लिए एक्स का 1 चाहिए, तो क्या मैं लिख सकता हूं कि एक यूनिट को बनाने के लिए एक्स का 1 चाहिए, फिर 1 लगाने के लिए 1 ही चाहिए? हम उसी पे चलते हैं जो चल रहे हैं। एक यूनिट बनाने के लिए एक्स का 1 केजी चाहिए, तो 1 के लिए 1/1 चाहिए होगा। ठीक है, वैसे तो बोंगी मारी है, लेकिन चले कोई बात नहीं। तो 15,500 हमने बनाने हैं, तो आंसर 15,500, एक्स के 15,500 ही चाहिए होंगे। बात समझ आ गई? क्लियर होगी बात? ओके, तो इसका मतलब है ये चाहिए होंगे हमें 15,500। बात समझ आई? और अगर बात की जाए इसकी, बात की जाए जी की, जी मुझे बताएं कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितने जी चाहिए? 2। तो 1 के लिए कितने चाहिए होंगे? 2/1, और 15,500 एक्चुअल आउटपुट है, तो 2/1 इंटू 15,500 31,000, तो ये बन गए 31,000, तो ये 31,000 यहां पर आ गया। तो बताइए टोटल 46,500, 46,500
ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया? तो सारी बातें वहीं पर हैं, बस थोड़ा बहुत रद्दोबदल हर सवाल में चलता ही रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अल्टीमेटली वही है। वही देख लें, ये 15,500 पुराने सवालों में भी ये एक्चुअल आउटपुट होता था, ये भी देख लें एक्चुअल आउटपुट है। इतना चाहिए होता है इतना बनाने के लिए, देख लें पहले भी यही था। तो कॉन्सेप्ट सारा वही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं है। सर बताना भी तो है ना 1 और 2 से क्यों करना है, कॉन्सेप्ट तो नहीं ना हिलाना अपना। आप सही कह रहे हैं, आपने बात सही की है, लेकिन वो जरा पढ़े लिखों वाला तरीका है ना। आप तो माशाल्लाह पढ़े लिखे बंदे हैं, बाकी क्लास मेरे जैसी है यार, फजूल बातें ना किया करो। मैं भी अपने दोस्तों को ऐसे ही बोलता था, फिर मुझे भी लोग ऐसे बोलना शुरू हो गए। इंसान बनो। ओके ठीक है जी। ओके भाई, अब यहां पर स्टैंडर्ड रेट 160 और 105 बताइए। सॉरी 24,80,000, 32,00,000 और 25,000। ओ यार तूने गलत करा दिया, 32,55,000 टोटल बताइए। 57,00,000 और 35,000, 5735,000। ले जी टेबल कंप्लीट हुआ। अब तो आप फॉर्मूलाज लगा के वेरिएंसेस निकाल ही लेंगे, क्या ख्याल है? प्राइस मिक्स यील्ड, प्राइस के लिए क्या करना है 2 - 1, मिक्स के लिए क्या करना है 3 - 2, और कौन सा बताया हुआ यील्ड 4 - 3। अब माइनस तो आप कर ही लेंगे। ले जी नोट कीजिए, फिर मिटा के लेबर रेट और एफिशिएंसी पे चलते हैं। सर वो सवाल ऐसे थे जिसमें हमारे पास मटेरियल की एक्चुअल क्वांटिटी नहीं थी, प्रोपोर्शन थी। तो मैंने बताया था, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं थी, प्रोपोर्शन थी कि 50-50 है बस। तो जब ऐसी सिचुएशन हो टोटल 100 एज्यूम करके 50-50 पे सवाल चला दिया करें। हाँ पर यूनिट के लिए थी, बिल्कुल ऐसी। नोट करें, फिर मैंने इसको मिटाना है सारे को। COAS शर्म करो। कॉस्ट ऑफ एड स्पेंट, ओके मैन, कॉस्ट ऑफ एड स्पेंट COAS होता है। अच्छा बस ठीक है, खामोश रहो बस। उसामा तुम घर से सवाल नहीं करके आए थे जो तुम नोट कर रहे हो अभी? एक पार्ट किया था ए पार्ट कौन सा किया था? बी पार्ट किया था फॉर्मूला वाला। जो करना चाहिए था वो तुमने किया नहीं। ये जनाब थर्ड टोटल एक्चुअल क्वांटिटी लेते हैं जी। आउटपुट प्रोडक्शन एक ही बात है। हाँ सर वो है एक्चुअल आउटपुट में स्टैंडर्ड की प्रोपोर्शन कितनी होनी चाहिए थी, मिक्स कितना होना चाहिए था, वो ये बताता है। एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए दोनों कितने इस्तेमाल होने चाहिए थे, ये डी बताता है। जो फोर्थ कॉलम है ये बताता है एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए दोनों कितने कितने इस्तेमाल होने चाहिए थे, और वो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी में मिक्स कितना होना चाहिए था। ओके कैच सारे निकाल लो। तो बड़े बड़े 2 करोड़ रुपए के है ना, सारे निकाल लो। छोटा आदमी छोटी बात ही करेगा हमेशा।
जवाब दे लो। जी हो गया नोट, मिटा दूं? और भाई मिटा दूं? हो गया नोट? नहीं नहीं अभी नहीं यार, अभी तो इसका लेबर और बाकी ओवरहेड रहते हैं, उसके बाद करते हैं स्टार्ट। भाई खामोशी। नोट कर लिया आप लोगों ने कि नहीं? कितने लोग कर रहे हैं अभी नोट? और तुम फारग आदमी पहले बातें करते रहे हो, तुम अब नोट कर रहे हो। जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। क्लास खत्म, जब तक ये सवाल नहीं होगा क्लास जो है वो खत्म नहीं होगी। हाँ अब कर लिया नोट, जल्दी जल्दी करें नोट। हो गया नोट? सॉरी ये नहीं नहीं, ये है जो फिनिश प्रोडक्ट हमारी जीटा है। क्या नाम है फिनिश प्रोडक्ट का? हाँ जी, ये जीटा के लिए, फिनिश प्रोडक्ट के लिए। और फिनिश प्रोडक्ट के 2 रॉ मटेरियल 1 सर्जी हैं। हाँ ठीक, मिटा दो जी। ओके भाई प्लीज खामोशी। अब है जी हमारे पास लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंसेस। लेबर रेट वेरिएंस बताइए फॉर्मूला। एक्चुअल आवर्स पेड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट। यार खामोश हो जाएंगे प्लीज। स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर माइनस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट। इसमें आप एक्चुअल आवर्स पेड इनटू एक्चुअल रेट पर लेबर आवर भी लिख सकते हैं। एक्चुअल आउटपुट जी, क्या सवाल में वो घंटे मौजूद हैं जितने की पेमेंट हुई है? बताइए। ओके, पॉइंट नंबर 1 पे आइए। एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस फॉर द मंथ फॉर 32,98,400। ये सर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल आउटपुट है, उसने आपको खुद ही प्रोवाइड कर दी है, जिसमें 11,780 डायरेक्ट लेबर आर थे। तो अगर आप चाहें तो आप 32,98,400 को 11,780 पे डिवाइड करके वो रेट निकाल सकते हैं जो एक्चुअल रेट है। बहरहाल उसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली पहुंचना तो आपने यहीं पर ही है। फिक्स्ड ओवरहेड्स वर एस्टिमेटेड 5,40,000 बेस्ड ऑन बजटेड डायरेक्ट लेबर आर। द एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स फॉर द मंथ फॉर 5,83। ये तो ओवरहेड्स के लिए है। तो ठीक है जी, 11,780 आवर्स अवेलेबल है। तो एक्चुअल आज जो पेड हुए हैं वो 11,780 है। सवाल में वर्क की बात नहीं है, तो इसका मतलब है आइडल टाइम भी नहीं है। स्टैंडर्ड रेट क्या है भाई? 200 भाईजान, यहां पर है स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर। जो सवाल में 200 है वो 0.8 आवर का है, वो 1 घंटे का नहीं है। 0.8 से मल्टीप्लाई ना कर दीजिएगा, गलत हो जाएगी बात। ओके, तो आपने पर लेबर आवर बनाना है। तो अगर 0.8 का 200 है तो 1 का कितना होगा? 200 डिवाइड बाय 0.8। ये बात सबको समझ आ गई है? किसी को ना समझ आई हो? हमने पर लेबर आवर रेट निकालना था, सवाल में जो उसने दिया हुआ है वो 0.8 का 200 है। तो अगर 0.8 का 200 है तो 1 का कितना होगा? 200 डिवाइड बाय 0.8। ठीक होगी बात? ओके। और एक्चुअल कॉस्ट कितनी दी गई है आपको? 32,98,400। बताइए। 353 जी एडवर्स। लेबर रेट वेरिएंस इज एडवर्स। एफिशिएंसी वेरिएंस जी, फॉर्मूला बताइए। एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड लेबर आवर्स पर यूनिट, स्टैंडर्ड रेट पर लेबर आवर माइनस एक्चुअल लेबर आवर्स वर्कड स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड लेबर स्टैंडर्ड लगे रहते हैं। ओके चले जी, एक्चुअल आउटपुट तो हमने कैलकुलेट कर ली हुई है 15,500।
स्टैंडर्ड लेबर आर पर यूनिट, एक यूनिट में कितने लेबर आर लगते हैं भाई? 0.8। और एक लेबर आर का रेट क्या है? वो तो ये निकलेगा भाई, वो तो ऐसे निकलेगा। वैसे 250 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। सवाल में पेड और वर्क एक ही है, कुछ भी अलग मेंशन नहीं है, तो बराबर होंगे दोनों। और 200 डिवाइड बाय 0.8, बताइए। 1,55,000। ये किसका फोन है? ये किसका फोन है? तुम इसको साइलेंट पे क्यों नहीं करते? इसको साइलेंट पे करें। ओके भाई, 1,55,000 फेवरेबल। ले जी, ये लेबर के वेरिएंसेस भी हो गए। हाँ तो बस दो ही थे, तो देख कैसे रहे हो? मतलब मैं जी, इसके 4 नंबर थे, 4 आ जाएंगे, 19 में से 4 आ जाएंगे, बाकी कहानी रहेगी 5.5 नंबरों की। 5.5 में से भी जो पिछला टेबल बनाया था उसके पहले 2 कॉलम तो ऑलमोस्ट आसान ही थे, तीसरा भी हो ही जाएगा। एंड पे फॉर्मूलाज भी 4 - 1 4 - 3 लगा लेंगे, वो बाकी चौथा कॉलम शायद गलत हो जाए, लेकिन चौथे कॉलम में भी रेट तो ठीक हो ही जाएगा, क्वांटिटी शायद गलत होगी, तीसरे कॉलम में भी रेट ठीक हो जाएगा, शायद क्वांटिटी गलत हो जाएगी। तो इसका मतलब है 7 में से कोई 3 को आ ही जाएंगे, पहले 7 में से 3 ही आ जाएंगे ना, तो 4 और 3 7 हो गए, बाकी रह गए 2.5 नंबर। हाँ तो अगले 8 में से 2.5 नंबर लेने आपने, ठीक है। चलें अभी फिक्स्ड ओवरहेड करते हैं जी, नोट करें जल्दी, फिर उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड करने हैं। हाँ तो सर उसी को तो बाकी मैं ला रहा हूं, तो सर यही तो आपको बताता हूं, आप लोग समझते ही नहीं। देखिए पढ़ के सारा कुछ जाना है, लेकिन पेपर देख के घबराना नहीं है। जो बंदा घबरा गया ना, जो डर गया, वो फारग हो गया, ये मैं पहले बता दूं। जो पैनिक कर गया ना, खत्म, ठीक है। ड्यू लेकर जाइएगा साथ। हाँ भाई ये देखो, ये गेम तो भाई बहादुरों की है, सीधी सी बात है। जो अपने असाब पे काबू रखेगा, नर्व्स पे काबू रखेगा, वो पेपर में कुछ ना कुछ कर लेगा। अगर आप पेपर का पहला सवाल देखकर ही घबरा जाएंगे तो कहानी खत्म है। इसलिए हमेशा हमेशा रिकमेंड मैं तो यही करता हूं कि कभी भी आप पहले 15 मिनट में पूरा पेपर मत पढ़ें, सिर्फ रिक्वायरमेंट्स पढ़ें बस। सवाल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ रिक्वायरमेंट्स पढ़ें, 8 9 7 सवाल जितने भी हैं रिक्वायरमेंट्स पढ़ लें, आपको रिक्वायरमेंट्स से अंदाजा हो जाएगा किस टॉपिक का सवाल है। जो टॉपिक आपको सबसे बेहतर आता है और आपको लग रहा है कि इसका सवाल मुनासिब है, ज्यादा लंबा सवाल नहीं है, लंबे सवाल को पहले ना उठाया करें, मुनासिब 10 11 12 नंबर वाले सवाल को पहले उठाया करें। तो आपने वही सवाल सबसे पहले, बस उन 15 मिनट में आपने वही पढ़ना है, और इस तरीके से पढ़ना है कि जैसे ही आपको आंसर शीट मिले तो बस आप लिखना शुरू कर दें, बाकी पेपर पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। ऐसे ही पूरा पेपर सोचते रहेंगे और उसमें ये एडजस्टमेंट है, उस वाले में ये है, उसमें तो ये चल रहा है, वो ऐसे ही सारा कुछ आप गुडमुड कर लेंगे। तो इस बेटर के बस रिक्वायरमेंट्स पढ़ें, पता लग जाएगा किस किस टॉपिक से सवाल आया, और वो वाला टॉपिक सबसे पहले उठा लें जो सवाल ना तो ज्यादा लंबा है और आपको भी कुछ मुनासिब आता है। बस शुरू करें, अल्लाह का नाम लेके हो जाएगा। जहां रुक जाए बस 1 आधा मिनट सोचें, ये भी नहीं है कि 1 आधा मिनट 1.5 मिनट सोच लें उसको, लेकिन ये नहीं कि आधा घंटा उसी को सोची जा रहे हैं। बस 1 2 मिनट सोचा, नहीं समझ आया तो कुछ भी बेस्ट जजमेंट लेके कुछ भी फैसला करके करें और आगे चलें, लेकिन सवाल को एंड तक जरूर पहुंचाएं। क्योंकि अगर आपने टेबल बीच रास्ते छोड़ दिया तो एंड पे 4 - 1 3 - 2 4 - 3 उसका नंबर जो आपको आधा आधा नंबर मिल सकता था वो एवं फजूल का रह जाएगा। तो वो तो लेना कम से कम। तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा, चौथा कॉलम नहीं समझ आ रहा, कुछ भी लिख दे, आधा आधा लिख दे, गलत ही होगा ना, आधा आधा लिख दे, कम से कम मल्टीप्लाई करके चौथा कॉलम पूरा करने के, टोटल करने के, वेरिएंस निकालने के, वो तो नंबर मिलेंगे ना, कोई एक आधा नंबर वो तो मिल जाएगा। तो यूं ही एक एक आधा आधा करके जो 42 43 44 पे रह जाते हैं वो शायद पूरे हो जाएंगे। ओके ओके, यही पैनाडोल की जरूरत थी, आपको बजूके भी पढ़ेंगे पैनाडोल। चले जी, उसके बाद आइए ओवरहेड्स पे। कंप्यूट अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये तो हमें ओवरहेड्स के चैप्टर में रह गया, बचपन में ले गया हमें। तो सबसे पहले अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालते हैं भाई। सबसे पहले अप्लाइड ओवरहेड्स, और अप्लाइड ओवरहेड्स के लिए हमें भाई एब्जॉर्प्शन रेट भी चाहिए। एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलता है मेरे भाई? बजटेड फिक्स्ड एफओएच, और एक सवाल में उसने कहीं बेसिस बताई है हमें, किधर बताई है उसने हमें? जी बिल्कुल, पॉइंट 2 में बताया हुआ है जी, फिक्स्ड ओवरहेड्स वर एस्टिमेटेड 540 बेस्ड ऑन बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा बजटेड लेबर आवर से। बताइए जी, बजटेड फिक्स्ड एफर्ट सवाल में कितने हैं?
बजटेड लेबर आवर बताए उसने भाई, उसने आपको जरा तरीका बता दिया है। उसने आपको पहले सफे पे कॉस्ट कार्ड में बताया हुआ है कि भाई 0.8 आवर्स लगेंगे एक यूनिट के लिए, और मैंने कितने यूनिट्स बजट किए हुए अगले सफे की पहली लाइन में बता दिया 15,000। तो इसका मतलब है अगर 15,000 को 0.8 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो क्या टोटल हमारे पास बजटेड लेबर आवर नहीं आ जाएंगे? बताइए एब्जॉर्प्शन रेट। ले जी ₹45 पर लेबर आवर, ये आ गया आपका एब्जॉर्प्शन रेट। इसमें किसी को कोई इख्तलाफ? कोई इख्तलाफ नहीं। चलें जी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता था? हम ये देखते थे कि अगर तो हमारी बेसिस पर यूनिट नहीं है तो ये देख लें एक यूनिट को बनाने में कितने लेबर आवर चाहिए, यही काम करते थे। शायद 0.8, तो शायद ये वो अमाउंट निकल आएगी जो कि एक यूनिट में एब्जॉर्ब करवानी है, ऐसे ही है। और टोटल कितने यूनिट्स हमने एक्चुअल में प्रोड्यूस किए? 15,500। और ये आपके पास आ गया जी एब्जॉर्ब्ड एफओएच। यही काम करते थे हम। अगर बेसिस यूनिट्स के अलावा होती थी तो हम ये देखते थे एक यूनिट को बनाने के लिए कितने लेबर आवर चाहिए, वो है 0.8, तो हम एब्जॉर्प्शन रेट को 0.8 से मल्टीप्लाई करते थे तो वो अमाउंट आती थी जो पर यूनिट होती थी। फिर उसको एक्चुअल आउटपुट से मल्टीप्लाई करते थे तो एब्जॉर्ब्ड एफओएच आ जाते थे। यही होता था ना? बताइए। 5,55,800 ठीक होगी बात। देन एक्चुअल एफओएच वो माइनस होते थे इसमें से 5,83,000। 25,000 नेगेटिव आंसर है तो अंडर एडवर्स नहीं, अंडर एब्जॉर्ब, अंडर एब्जॉर्ब। और फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए फैक्ट्री के अंदर। एक्सपेंडिचर वालों तुम्हारी गलती है, बजटेड लेबर आवर वालों तुम्हारी गलती है। फिर बुला लिया गया आपको क्योंकि आप वेरिएंस के एक्सपर्ट थे कि वेरिएंस कैलकुलेट करके बताया जाए कि एक्सपेंडिचर वालों ने कितनी गलती की और वॉल्यूम ने कितनी गलती की। सर वॉल्यूम नहीं सर, इसको मजीद दो हिस्सों में तोड़े। लेबर ही फारग थी कि उसने ओवर टाइम काम नहीं किया, एफिशिएंसी या कैपेसिटी। लेबर फारग थी, इंटेलिजेंट नहीं थी, एफिशिएंट नहीं थी, एफिशिएंसी से पता लगेगा। और कैपेसिटी, वक्त से ज्यादा काम नहीं किया कि थोड़ा काम किया। तो इसीलिए अब इस 25,000 को 3 हिस्सों में तोड़ दिया जाएगा। ओके, एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम को आपको पता है 2 हिस्सों में तोड़ते हैं, एफिशिएंसी और कैपेसिटी। चले जी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सपेंडिचर वालों को बुलाया जाए। बताओ इनको कैद किया जाए या छोड़ दिया जाए? ओके, एफओएच एक्सपेंडिचर बजटेड फिक्स्ड एफओएच माइनस एक्चुअल एफओएच। बजटेड कितने थे? 540 और एक्चुअल कितने हुए? 583। वो तेरी है, ये तो 43,000 एडवर्स हो गया भाई। इतने तो अंडर एब्जॉर्ब नहीं थे जितना ख्वार हमें कितनों ने कर दिया? एक्सपेंडिचर वालों ने। एक्सपेंडिचर वालों इनको तो कैद ही कर दिया जाए, इतना ज्यादा एडवर्स वेरिएंस। वॉल्यूम वालों अब आओ, अब वॉल्यूम वाले आएंगे कॉलर चढ़ाकर। देखें, खुद देखें, 25,000 ओवरऑल एडवर्स है, 43 तो ही चला गया। तो इसका मतलब है दूसरे वाला पॉजिटिव होगा तो ये नीचे 25 पे आएगा ना, इसीलिए वो कॉलर चढ़ाकर जो है ना वो आगे चले गए। बताइए जी, एफओएच एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला, एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड लेबर आवर्स पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड फिक्स्ड एफओएच रेट पर लेबर आवर माइनस, बताएं, बजटेड आउटपुट स्टैंडर्ड लेबर आवर पर यूनिट स्टैंडर्ड फिक्स्ड एफओएच रेट पर लेबर आवर। ओके, एक्चुअल आउटपुट थी जी 15,500, स्टैंडर्ड लेबर आवर पर यूनिट कितना है भाई? और स्टैंडर्ड एफओएच रेट पर लेबर आवर 45। ओके यार प्लीज खामोश हो जाए भाई। बजटेड आउटपुट थी 15,000 और स्टैंडर्ड लेबर आवर पर यूनिट 0.8 इंटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड एफओएच रेट 45। क्या आंसर आ रहा है? 18,000 फेवरेबल। ये सही बताया? ये मुझे फॉर्मूला आपने गलत लिखवा दिया, या आपने वॉल्यूम का लिखवा दिया? ये वॉल्यूम का लिखवाया ना फॉर्मूला, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है भाई, एफिशिएंसी का लिखवाना था आपने।
27,900 कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये देखें अभी चेंज हो जाता, परेशान क्यों होता है? ये देख, ये लो, ये उसने मांगा नहीं हुआ था लेकिन चले कोई बात नहीं, खैर है। वॉल्यूम वेरिएंस हम इसको मजीद 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। ले जी, इसका पहला हिस्सा होगा एफओएच एफिशिएंसी। भाई एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला लिखवाएं, बताएं जी। जी स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड आर नहीं होगा, एक्चुअल आउटपुट से शुरू होगा ये। एक्चुअल आउटपुट स्टैंडर्ड लेबर आर पर यूनिट इनटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड एफओए। यार खामोश हो जाएंगे भाई। रेट पर लेबर आर माइनस एक्चुअल लेबर आर वर्क स्टैंडर्ड फिक्स्ड एफओएच रेट पर लेबर आर। ले जी, इसको फिल करते हैं। एक्चुअल आउटपुट है जी 15,500, स्टैंडर्ड लेबर आर पर यूनिट 0.8 और एफओएच रेट है 45। एक्चुअल लेबर आर वर्क सवाल में 11,780 थे इंटू 45, बताइए 27,900 क्या फेवरेबल। लें जी फेवरेबल। और आखिर में कैपेसिटी एफओएच जी, बताइए एक्चुअल लेबर आर वर्क इनटू स्टैंडर्ड फिक्स्ड एफओएच रेट पर लेबर आर माइनस बजटेड लेबर आर जी। एक्चुअल लेबर आर वर्क कितने हैं? 11,780, स्टैंडर्ड 45। बजटेड लेबर आर कितने हैं भाई? 12,000 कैसे निकाला आपने? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। 15,000 जो आपने बजट किए हुए थे उनको बनाने के लिए 0.8 लगने चाहिए थे, तो बजटेड ऐसे आएंगे और स्टैंडर्ड 45 है। बताइए 9900 एडवर्स। अब प्लीज जरा 2 मिनट दीजिएगा, प्लीज 2 मिनट दीजिएगा। आपका जो वेरिएंट अंडर एब्जॉर्ब्ड आया वो 25,000 से आया, नेगेटिव से आया। इसको तोड़ा जाता है इन 2 हिस्सों में, ये है पहला और ये है दूसरा। अगर आप इनको नेट ऑफ करेंगे तो आपका आंसर देखें 25,000 नेगेटिव ही आ रहा है। बात समझ आ गई? वो सवाल यहां तक भी पूछ सकता है कि एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम में ही सेग्रीगेट कर दें, तो फिर आपने ये 2 काम करने हैं। अगर वो कह दे कि नहीं भाईजान आपने एफिशिएंसी और कैपेसिटी में भी करना है, फिर ये काम करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यही काम कर दें, तो फिर आप क्या करेंगे? 43,000, 27,900 और 99,100 इनको नेट ऑफ करें। देखिए 25,000 नेगेटिव आता है, ठीक होगी बात? तो ये 25,000 आपका नेगेटिव अभी भी आएगा। इवन अगर आप इन दोनों को नेट ऑफ करेंगे ना, आपका आंसर 18,000 फेवरेबल आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो ब्रेकअप है वो ये है और इसका जो ब्रेकअप है वो ये है। ओके, बात समझ आ गई? ओके। तो जी यहां तक कोई सवाल किसी का? तो बोले तो सही, सब अच्छा है। चले वे प्रोसेस कॉस्टिंग पे जी। आवाज़ार बैठे हुए हैं आप लोग, खुश हो? कल पैसे मिले आपको, अरबों रुपया, अरबों डॉलर मिले कल। ओके, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।